आपने देश में अभी तक यही देखा होगा, कौन गिरफ्तार होता है, किसको सजा होती है? क्यों? जो कमजोर होता है, जो गरीब होता है, जो लड़ नहीं सकता। वरना तो लोग मर्डर करते हैं और मर्डर करके बाहर आ जाते हैं। लोग करोड़ों करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं और बाहर आ जाते हैं। उनको सजा कभी होते हुए आपने देखा है? नहीं देखा है। ईडी सीबीआई का केस चलता है और लास्ट में क्या होता है? सॉल्व हो जाता है। कारण जानते हो? क्योंकि इस देश का हमारा तंत्र कैसे काम करता है। पहली बार ईडी और सीबीआई इस तरीके से ना कि सिर्फ काम कर रही है, बल्कि ऐसा एक्शन ले रही है कि देश के खजाने में कई 100 करोड़ रुपए जमा हो गए। आप देख रहे होंगे, जहां छापे पड़ रहे हैं वहां 200 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़, 300 करोड़, 150 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, इस तरीके से पैसे मिल रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑन कैमरा। यही ईडी जब किसी दूसरी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करती है, उनके यहां छापा पड़ता है, तो दूसरी पार्टी वाले खुश होते हैं, कहते हैं ये चोर है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, हमारी ईडी बहुत अच्छी काम कर रही है। लेकिन अगर उसी पार्टी के नेता के ऊपर अगर ईडी गिरफ्तार कर ले, उसको छापा पड़ जाए, तो कहते हैं ये ईडी वाले, ईडी को बंद कर देना चाहिए, ईडी बिल्कुल एक तरफा काम कर रही है, ईडी केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। ईडी ने हमारे नेता के घर कैसे छापा डाल दिया? भाई हमारे नेता तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। बात कट्टर की आई तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उनको ईडी कैसे गिरफ्तार कर सकती है? उन्होंने कट्टर ईमानदारी से इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया है कि वो बहुत बड़े से बड़ा वकील, जो देश का सबसे बड़ा वकील है, उसे खरीद सकते हैं और उसे खरीद के अदालत में साबित कर देंगे कि वो कट्टर ईमानदार थे, कट्टर ईमानदार हैं, और कट्टर ईमानदार आगे भी जब तक उनके पास पैसा है तब तक वो कट्टर ईमानदार खुद को कहते रहेंगे। यकीन ना मानिए तो आप देख लीजिए कैसे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आप सोचिए, आप एक तर्क सोचिए जरा। ईडी, अगर आप एक आम आदमी हैं, आपको एक थाने से, ईडी और सीबीआई तो बहुत दूर की बात है, बहुत बड़ी एजेंसी है। आप सोचिए जरा, थोड़ा दिमाग पर प्रेशर डालिए। ये जो 8,500 वाले इंतजार कर रहे हैं, इनसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा दिमाग के अंदर प्रेशर डालिए। जब आपको थाने से बुलावा आए, एसएचओ एक बार बुलाए आप इग्नोर कर दें, दूसरी बार बुलाए इग्नोर कर दें, तीसरी बार बुलाए तो क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? या फिर अगर आपने इग्नोर किया तो आपके साथ क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि आपको पहली बार में ही पजामा ढीला होने लगेगा, पहली बार में एसएचओ के पास पहुंच जाएंगे। बाई चांस आपने इग्नोर किया, दूसरा सम्मन एसएचओ का आते ही मुझे लगता है कि आप थाने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, सब कुछ छोड़कर। भाई चलो, नहीं तो पता नहीं क्या मुसीबत आ जाएगी। लेकिन ईडी जैसी संस्था एक सम्मन देती है, साहब नहीं जाते हैं। मैं कौन सी साहब की बात कर रहा हूं? केजरीवाल साहब की। क्योंकि ये सिर्फ आम आदमी थे, बिल्कुल आम आदमी। सीएम तो बन गए थे, लेकिन कहते थे मैं बिल्कुल आम आदमी हूं, बिल्कुल आम आदमी, आपकी तरह। पहला सम्मन ईडी का आता है, साहब कहते हैं दिल्ली में बाढ़ आ गई इसलिए नहीं आए। दूसरा सम्मन आए, कहते हैं दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, दिल्ली वालों की स्थिति खराब है, बहुत काम। तीसरा पोल्यूशन आए, ये इलीगल है, ईडी हमें सम्मन ही नहीं कर सकती क्योंकि हम दिल्ली के तो महाराजा हैं। चौथा सम्मन, ईडी इलीगल है। पांचवा सम्मन इलीगल है। छठवां सम्मन लोगों ने सोचा जाएंगे, इलीगल है। सातवां सम्मन कोई डर नहीं यार, हम तो दिल्ली के राजा हैं, इलीगल है, हमें तो दिल्ली का सबसे बड़ा वकील हमें बचाएगा देश का। आठवां सम्मन नहीं जाना, नौवां सम्मन नहीं जाना। आप सोचिए, अगर आप किसी आम कैटेगरी से आते हैं, वाकई आप आम आदमी हैं, कभी आप 2 सम्मन को इग्नोर करके देख लेना, तीसरे सम्मन पे आपको कॉलर पकड़ के घसीटता हुआ, चाहे एसएचओ होगा, चाहे ईडी होगी, सीबीआई होगी या क्राइम ब्रांच वाले होंगे, लेके जाएंगे। यही बिहेवियर आपके साथ होता आ रहा। क्यों? क्योंकि आप रियल में आम आदमी हैं। सैकड़ों करोड़ की गड्डियों पर सोने वाला, शीश महल में रहने वाला, 8-8 लाख के पर्दे लगाने वाला, 4-4 लाख के कमबोर्ड लगाने वाला, रिमोट से चलने वाले दरवाजे के अंदर रहने वाला खुद को आम आदमी कहता है। ईडी के 9 सम्मन को इग्नोर करता है और बड़ी बेशर्मी से कहता है मैं हूं ईमानदार आदमी, मैं कट्टर ईमानदार आदमी हूं। और उसके बाद अदालत में बार-बार जमानत की अर्जी। क्यों? अगर आप ईमानदार हो तो अदालत में जमानत की अर्जी किस लिए भाई? क्यों देते हो आप
जमानत की अर्जी। आपको कहना चाहिए कि मैं जिस दिन ईमानदार साबित होकर जाऊंगा उस दिन डंके की चोट पर जाऊंगा और मैं ईमानदार था, हूं और रहूंगा, ये बात मैं पूरे देश को दिखाऊंगा और उस दिन देश आप पर भरोसा करता। लेकिन सारी संस्थाएं, सारा कानून, सारा न्यायालय, वो जज जो इनके हक में फैसला दे, तब तो समझ लो वो जज अच्छा है, संविधान भारत का अच्छा है। अगर उस जज ने फैसला गलती से इनके खिलाफ गया तो जज को परेशान किया जा रहा है, न्यायालय के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, तरह तरह के तर्क, जिसे एक भी तर्क कहीं से भी साबित नहीं। लेकिन आप सोचिए कि 9 सम्मन देने के बाद जो आदमी कानून की इस तरीके से धज्जियां उड़ाए, उससे आप और वही आदमी बोले कि मैं संविधान की रक्षा करना चाहता हूं, वो आदमी संविधान के हक में बोले, वो आदमी संविधान की बातें करे, लोकतंत्र की, संविधान की इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर ईडी के 9 सम्मन को इग्नोर करे। और उससे भी मजे की बात, हमारा कानून, हमारी अदालत यह कहती है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको जमानत मिलना चाहिए। मैं तो मिलाड से भी निवेदन करता हूं, मिलाड कभी सच्चे एक बार बैठ के ठंडे दिमाग से सोचना, क्या इस आदमी को आसानी से गिरफ्तार करना संभव है? क्या सच में आम आदमी है? क्या सिचुएशन होती है जब ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जाता है? कैसे कैसे इनके समर्थक हैं, आपने देखा होगा। पूरी पुलिस फोर्स की हजारों के आरपीएफ को बुलाना पड़ता है, सीआरपीएफ लगानी पड़ती है, दिल्ली पुलिस की फोर्स लगानी पड़ती है। एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए कितना सब कुछ करना पड़ता है। बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हमने देखी, चाहे संजय सिंह की हो, राहुल गांधी की हो, सोनिया गांधी, मतलब क्या स्थिति पैदा हो जाती है। इस आदमी को ईडी अपनी जान पर, ईडी की किसी भी समय किसी भी पुलिस वालों की, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी की जान जा सकती है। इतना ज्यादा तनाव होता है, इतना आतंक मचाते हैं इनके समर्थक, लेकिन इतना आसानी से ये कह देना कि वे जमानत दे दी जाए। वकीलों का तो काम है पैसे लो और झूठ बोलो, लेकिन मिलाड को तो यह सोचना पड़ेगा कि किस आदमी को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है। जो आदमी 9 बार ईडी के सम्मन को इग्नोर करता हो, कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। उसके पीछे का बैकग्राउंड समझिए, उसके पीछे का पैसे की ताकत समझिए, उसके पीछे की पॉलिटिकल ताकत को समझिए, उसके पीछे कितना बड़ा, दुनिया के पीछे कितना बड़ा, दुनिया से कहां से समर्थन आ रहा, कैसे कैसे समर्थन आ रहा, इसको सोचने और समझने की जरूरत है। कोई भी नेता हो, मैं नहीं कह रहा केजरीवाल जी की बातें कर रहा हूं, नहीं, चाहे वो नेता भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर इस तरीके से वो सम्मन को इग्नोर कर रहा है, आप कट्टर ईमानदार हैं। कोई गूगल हो, कोई न्यूज़पेपर हो, ऐसा कोई पेपर नहीं बचता जिस दिन केजरीवाल साहब की खबर ना आए। आपने देखा होगा मुंबई में आपने देखा वहां का गृह मंत्री किस तरीके से अपने आप को ईमानदार कहते थे, जिन पर लगा कि 100 करोड़ वसूलने का आरोप है। वहां का जो कमिश्नर थे, वो, उनकी स्थिति आप देख लीजिए। नवाब मलिक की स्थिति देख लीजिए, जो एनसीपी के मंत्री थे, सब जेल में है। ये सब जेल में है। संजय राउत जेल में गए, लेकिन जेल में जाने के बाद भी आते हैं तो ये अपने आप को सती सावित्री की तरह ऐसे स्थापित करते हैं, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं जी। इस सबको समझना होगा मेरे हिसाब से। तो केजरीवाल जी की ईमानदारी अगर है तो मुझे लगता है कोर्ट में साबित करना चाहिए। बार बार ये नहीं कहना चाहिए हमें परेशान किया जा रहा है, हमें ऐसा किया जा रहा है। आप सबूत दीजिए, आप कट्टर ईमानदार हो, बात खत्म, सबूत दो और बाहर आ जाओ। या तो अदालत बार बार आपके जमानत को कैंसिल कर रही है। सत्येंद्र जैन को आज कितने साल हो गए, मनीष सिसोदिया को साल से ऊपर हो गया, 3 महीने से ऊपर केजरीवाल को हो गया, किसी को जमानत नहीं मिल रही है। ये कैसे निर्दोष है, ये समझ में नहीं आता। आप समझें तो मुझे भी बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।